आप ही बताइए सर कि मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बाबा तो मदद करने से मना कर रहे हैं। भीमराव, तुम्हारे बाबा एकदम सही कह रहे। तुम्हें उनका साथ देने के बजाय अपनी पढ़ाई और ऑफिस का काम करना चाहिए। लेकिन सर। क्या लेकिन? एक काम करो, वो किताब ले आओ। वो लेफ्ट वाली। ये पढ़ो इसे भीमराव। इसमें वो सारी समस्याएं लिखी हुई है जो एक गरीब तबके के लोगों के साथ हो सकती है। कुल कितनी समस्याएं लिखी हुई है? 367 है सर। और साल में दिन होते हैं 365। यकीन करो, इसमें लिखी हुई एक एक समस्या से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तुम सबके लिए भी एक एक दिन साल में निकाल लोगे, तब भी 2 आदमी बचेंगे जिनके साथ तुम नहीं रहोगे। और साथ रह के भी क्या कर लोगे भीम? इसलिए भीमराव, रोज के संघर्ष को कई बार तुम्हें दरकिनार करना होगा, ताकि एक बड़े संघर्ष के लिए तुम खुद को तैयार कर सको। लेकिन सर, इन समस्याओं का समाधान क्या होगा? क्या हम उन सभी लोगों को ऐसे ही उनके समस्याओं के साथ छोड़ दें? है सॉल्यूशन, मैं बताता हूं। एक कॉपी ले आओ जिसमें कुछ लिखा ना हो। ये लो, इसका हल यही है। क्या? ये हल कैसे हो सकता है सर? भीमराव, इस सादी कॉपी के हर पन्ने पर गरीब वंचित लोगों के लिए कानून बनवा के लिखवाओ। उनकी समस्याओं का हल यहाँ पे लिखवाओ, तो सबकी सच्ची मदद होगी। क्या क्या सर, आप भी क्या मजाक करते हैं। ये भीमराव कानून लिखवाएगा। इसके बस का नहीं है सर कानून लिखवाना। मैं पढ़ लिख कर सबको बराबर करूंगा। एक दिन मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि सबको बराबर का हक मिल सके, सबको न्याय मिल सके। और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी जिसका धर्म होगा मनुष्यता और आधार होगा भाईचारा। और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी। मैं कानून लिखवाऊंगा नहीं सर, मैं खुद लिखूंगा कानून एक दिन। सर, बचपन से मैंने एक कॉपी में लिख के रखा है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और आज तो आपने वो जगह भी दिखा दी जहां उस कॉपी की सारी बातें मुझे उतारनी है। एक ना एक दिन उन सभी लोगों के लिए मैं जरूर कानून लिखूंगा सर, ये मेरा वादा है। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, इतने बड़े आदमी बनोगे कि लोग तुम्हें पूजेंगे। और ये पीछे झाड़ू इसलिए ताकि जिन रास्तों पर हम चले उन पर हमारे पैरों की जो निशान बन जाए तो ये झाड़ू से मिटा सके।
अब चाहे जो हो जाए, हम उस मोहल्ले में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। राम जी, अब आप जाइए। वकील साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो। यहाँ बगल में एक अच्छी चाय की दुकान है, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपको एक चाय पिला सकता हूँ। राम जी, बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमजोर हो जाती है। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ तुम्हारी चाह और तुम्हारी औकात। तुम्हारी औकात है सर को चाय पिलाने की। नरोत्तम जोशी, सर के पक्ष में ज्यादा बोलने से अच्छा है सर को समझो। सर कैसे सोचते हैं उस पे गौर करो। चलिए राम जी। ढूंगी, बहुत अच्छा। नाटक, अच्छा नाटक कर लेते हो भीमराव। एक काम करो, नौटंकी शुरू कर दो जाकर गली गली। नहीं मतलब औकात एक बैरिस्टर को किताब देने की, औकात 3 रुपए महीने की नौकरी करने की, औकात एक राजा से भीख मांगकर पढ़ाई करने की। लेकिन बातें बड़ी बड़ी। कि कानून बनवाऊंगा, खुद कानून लिखूंगा। नहीं मतलब आज मुझे जानना है कैसे कर लेते हो ये सब? हाँ? कहां से पैदा होता है ये मिथ्या स्वाभिमान तुम्हारे अंदर भीमराव? क्या हुआ है? कोई जवाब तो दो भीमराव, बोलो। दीजिए किताब, किताब दीजिए। आपसे बहस करने में वक्त बर्बाद नहीं करना है मुझे। ना पहले जवाब। आपको मैंने जवाब दे दिया है। आपको दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ? मुझे क्या नहीं दिख रहा भीमराव? यही कि मैं समस्याओं को समझ रहा हूं। और आप भी ये सीख लीजिए, समस्याओं को अगर समझ लिया जाए ना तो हल भी अपने आप दिखता है। ठीक है, मैं भी यही खड़ा हूं, देखता हूं ये ऐसा कौन सा हल निकाल लेता है तू अपने और अपनी जात की बदनसीबी को दूर करने का। राम जी, आपका बेटा बहुत होनहार है। अच्छी शिक्षा दी आपने, अच्छी तालीम दी है। कई बार तो उसके बातों से मैं प्रभावित हो जाता हूँ। रुकिए वकील साहब। वकील साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए। माफ कर दीजिए वकील साहब, सच बात कहूं तो आपको यहाँ चाय पिलाने की मेरी हैसियत नहीं है। मुझे बस आपको वहां से बाहर लाना था ताकि मैं आपसे कुछ बात कह सकूं। कोई बात नहीं, बताइए क्या कहना था। वकील साहब, मुझे बहुत संतोष हुआ कि भीम को आपके जैसा गुरु मिला। वो बहुत तेज है, समझदार है, लेकिन कई बार भावनाओं में बहकर कुछ कर लेता है। लेकिन आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो वो भी जरूर कुछ अच्छा कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा। आप जैसा पिता जो अपने बच्चे की इतनी फिक्र करता हो,
के उसका हाथ पकड़कर उसे ऑफिस तक ले आए, उसका बेटा कुछ तो अच्छा करेगा ही। वकील साहब, मैं बहुत अभागा और गैर जिम्मेदार बाप हूं। अभागा इसलिए कि अपनी जिंदगी खत्म होने तक भी मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे पा रहा हूं, और अभागा इसलिए कि मैंने भीम से कहा कि उसकी पढ़ाई के लिए मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लेकिन वकील साहब, मैं चाहता हूं कि भीम आपके जैसा बड़ा बैरिस्टर बने, उसे नाम रुतबा मिले, लोग उसे पहचाने। बाप होना, लालच खत्म नहीं होता। इसे लालच नहीं, सपना कहते हैं। और निश्चिंत रहिए, आपका बेटा जरूर आपका सपना पूरा करेगा। और हाँ, आप पर ये चार उधार रही। भीम आपका जब कमाने लगेगा पिला दीजिएगा चाय। और हाँ, जिस बाप की संतान भीमराव जैसा मेधावी हो, उसकी हैसियत बहुत होती। चलो, चलता हूँ। मालिक, 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 क्या हुआ हितेश? मालिक, साहब के लोग आए थे और शाम तक घर खाली करने को बोल के गए हैं। घर बनाने के लिए जगह तो खाली करनी ही होगी, और खाली करोगे तभी तो टूटेगा। लेकिन मालिक, बात तो पहले ये हुई थी ना कि हमें कहीं और रहने के लिए पहले किराया मिलेगा, फिर जगह खाली की जाएगी। हाँ, तो जो बोला है वैसा होगा। अच्छा, उल्लास जी अभी मुंबई में नहीं है, वो आएंगे तो पैसे दे देंगे। विश्वास नहीं है तुम्हें? मालिक, विश्वास है, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? हितेश, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अब तक तुम किसी राजशाही महल में रह रहे थे। चाहे जहां भी रह रहे थे मालिक, लेकिन वो छीन लीजिएगा तो अब हम लोग रहेंगे कैसे? हितेश, यहाँ ये पैसे रखो और जाओ। हम देखेंगे कि चाल से तुम्हें कोई ना निकाले। ठीक है अब मालिक। जाओ। हितेश भाव, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तुम्हारे साथ रह रहे भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े साहब की तुम बिल्कुल कदर नहीं करते, और दूसरी ओर मोहल्ले में घूम रहे साहब के आगे पीछे डोल रहे हो। हैरान मत हो हितेश, ये हमारी पत्नी है जो आजकल भीमराव की भाषा बोलती है। तुम इसकी बातों में मत आना, तुम जाओ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, कुछ भी अनाप शनाप बकती है। ये जो आपके उल्लास जी है ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। पता है आपको, गरीब की हाय लगती है और उसे भी जरूर लगेगी, और अगर आप उसका साथ देंगे तो आपको भी जरूर लगेगी। बेवकूफ औरत, ऊंची जात और अमीर लोगों को कभी किसी की हाय नहीं लगती। रमा, कहीं सच में वो इमारत बनाने वाले साहब ने हमें सड़क पर ला दिया तो हम सब कहाँ रहेंगे? कहीं ना कहीं तो रह ही लेंगे दीदी। और ज्यादा समस्या पर नहीं सोचने का, समस्या जब सामने आएगी तो हल ढूंढ लेंगे। रमा, तो कैसे इतनी सारी समस्याओं से अकेले लड़ लेती है? मैं तो 4 दिन में ही हताश हो गई। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। पता नहीं जीवन में ये सारी समस्या कभी खत्म होगी भी या नहीं। होगी दीदी, जरूर होगी। और
मेरे पति इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो यही तो समझाना चाहता है कि आज अगर हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे तो कल को जाकर हमारी एक समस्या कम होगी। पहले भीम भाऊ समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब ना मैं उन्हें समझने लगी हूँ। और अब शायद मैं ये भी समझ गई हूँ कि भीम भाऊ को समझने के लिए लोगों को पहले खुद को संघर्ष की आग में झोंकना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष को महसूस किए तो भीम भाऊ को समझना मुश्किल है। ऐसा नहीं है दीदी, उनको समझना बहुत आसान है। वो पहले दुनिया के बारे में सोचते हैं और अंत में अपने बारे में। उनकी हर सोच में भविष्य रहता है, सामूहिक कल्याण का उद्देश्य रहता है। बस कर, पूरा दिन बैठकर कोई काम धाम तो करना नहीं है, बस मेरा पति करती रहती है। और जैसा तू बता रही है कि तेरा पति ऐसा है वैसा सिर्फ भगवान होता है। हाँ तो आप मान लीजिए ना कि मेरे देवर भगवान की तरह ही है। लेकिन रमा ने अभी जो कुछ भी कहा है ना, वो सब सच है, बिल्कुल सच। लेकिन मैं नहीं मानती। अब मानिए ना मानिए, लेकिन मेरे पति ऐसे ही है। हर औरत को अपना पति और अपना बेटा महान लगता है, तुझे भी लग रहा है, तो इसमें नया क्या है? देखिए, महान लगना और महान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको इस बात का प्रमाण भी दे सकती हूँ। आज काम खत्म होने के बाद आइएगा मेरे साथ और खुद ही देख लीजिएगा। मुझे प्रमाण नहीं चाहिए। दीदी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है रमा, बहुत जरूरत है। अरे हितेश भाऊ आगे, अरे हितेश भाऊ आगे, आगे अरे हितेश आ जाओ भाऊ। सब लोग। अरे जल्दी आओ भाऊ। आओ हितेश भाऊ। हाँ हितेश भाऊ, बात हुई आपकी उनसे? क्या कहा उन्होंने? साहब अभी बंबई में नहीं है। मैं प्रचंड देव जी से मिला और हम सब की जो शिकायत थी हमने बताई। उन्होंने कहा कि जब तक साहब बंबई नहीं आ जाते हैं और पैसे नहीं मिल जाते तब तक चाल खाली नहीं कराई जाएगी। यस। और मिठाई का डब्बा दिया और कहा जाकर के अपने चाल वालों में बंटवा दो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ जोखू, ये लो, सबको बांट दो। ये लो। नहीं खानी हमको मिठाई। अरे फेंको ही मिठाई का डिब्बा। अरे भुवन, ये क्या पागलपन है? साहब चले गए, प्रचंड देवी मिठाई का डिब्बा भेज रहे हैं। हितेश भाई, या तो वो लोग हम लोग के साथ खेल खेल रहे हैं या आप हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। भुवन, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है और ज्यादा तेवर नहीं, कोई तुमसे जबरदस्ती अंगूठा नहीं लग रहा था। घर तुमको भी अपना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो। और ये जो तेवर है ना, ये तेवर मत दिखाओ। अरे हमको तो लगता है कि हम सब फंस गए। भीमराव सही था। अरे चुप! अरे जोखू, क्या कर रहे हो? बिन पेंदी का लोटा तुरंत लुढ़क के भीम की तरफ हो गवा। और ज्यादा भीम भीम करने से कोई मतलब नहीं है। अरे वो तो हमारी ये हालत देखकर खुश हो रहा होगा। अब तुम दोनों घर जाओ। जी सर। सर नमस्ते सर। अरे बस्ता तो भूल ही गया। क्या हुआ भीम? सर एक बात पूछनी है। बोलो। हमें क्या करना चाहिए जब अपने आसपास के लोग बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिख रहे हो और उन्हें इस बात का अंदाजा भी ना हो, आगाह करने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा हो, आने वाली मुसीबत से आंखें मूंद रहे हो, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या उनके द्वारा कहे जाने वाले हर भले बुरे की परवाह किए बिना उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर
उनका फैसला है, वो भुगतेंगे, ऐसा सोचकर बस अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। भीम, संतुलन, संतुलन की तलाश हमें हमेशा करनी होती है और करनी भी चाहिए। लेकिन ये संतुलन पाया कैसे जाता है सर? हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है संतुलन पाने का, इसलिए अपना तरीका अपने हिसाब से ढूंढ लो।